ऐसी थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। उसका अगला पार्ट है, पार्ट तो क्या अलग चैप्टर है जिसको बोलते हैं थ्री फेज। चैप्टर का नाम है क्या? थ्री फेज। थ्री फेज प्रणाली या इसको बहुफेज प्रणाली बोलते हैं। थ्री फेज बोल दो या बहुफेज प्रणाली, प्रणाली या इसको बोलते हैं पॉलीफेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? पॉलीफेज। चैप्टर का नाम ही थ्री फेज बोल दो या बहुफेज बोल दो या पॉलीफेज। बहुफेज से आप क्या मतलब समझते हो? बहुफेज का मतलब क्या होता? बहु का मतलब क्या होता? बहु का मतलब ज्यादा, बहु का मतलब ज्यादा, ज्यादा फेजों वाली प्रणाली क्या बोलते हैं? बहुफेज। कहने का मतलब क्या मेरा? एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक फेजों की प्रणाली, एक से अधिक फेजों की प्रणाली। प्रणाली क्या, प्रणाली क्या कहलाती है? बहुफेज प्रणाली कहलाती है। एक से अधिक फेजों की प्रणाली क्या कहलाती है? बहुफेज प्रणाली कहलाती है। चलिए आगे। अच्छा, आपने किस किस फेज का नाम सुना है? आपने अभी तक किस किस फेज का नाम सुना? एक तो सिंगल फेज, थ्री फेज है, सिंगल फेज। अब एक तो समझ तो कि सीधा थ्री फेज पे तो गए नहीं होंगे। घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, पहली चढ़ते हैं फिर तीसरी थोड़ी चढ़ते हैं, दूसरे में भी तो पैर रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो सिस्टम से चलते हैं भाई। फेज अपने पास कितने? सिंगल फेज है, एक तो सिंगल फेज है, सिंगल फेज है। एक दूसरा कौन सा अपने पास? थोड़ा बहुत पढ़ना आपको डबल फेज के, और फिर आप पढ़ना थ्री फेज। चले आगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऐसी क्या कमी रही होगी किसी चीज में कि आपको दूसरी दो अन्य चीजें लानी पड़ी। आप फोन लाते हो ना, नया एक फोन, हालांकि आपके पास पहले से होता है, नया फोन क्यों ला रहे हो? पहले में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी भाई, यार या तो रैम कम हो गई होगी, या चलना बंद हो गया होगा, या हैंग हो रहा होगा, या कैमरा खराब हो गया, या अगली चीज में बेटर मिल रहा होगा, रैम बड़ी मिल रही होगी कम पैसे के अंदर है। या बाइक जो आप लेते हो, पहली बाइक खराब हो तभी तो नहीं लाते हो भाई। पहले जो अपने पास फेज था उसमें क्या कमियां रही होगी जिंदगी में? कभी भी याद रखना, आदमी अच्छा है, बहुत कम लोग याद रख रहे हैं, कमियों से आदमी ही याद रहता है। अच्छा है, किसी की याद नहीं रहती भाई। बड़े बड़े आप नाम याद होंगे आपको, भले आदमियों को तो नाम याद नहीं है, लेकिन जो बुरे प्रवृत्ति के थे ना उनके लगभग लगभग आपको नाम याद हो जाएंगे। कारण क्या है? उसमें कमियां थी। तो एक चीज मेरा याद रखना ये फंडा कि मैं किसी चीज की अगर कमियां बताऊं तो कमियां लेटेस्ट होती है, वो याद रख लेना आपको। अच्छा, दूसरी चीज में अच्छा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। जैसे आपके पास फोन था, उसमें कमी क्या रहेगी कि रैम कम है, तो दूसरे का अच्छा ऑटोमेटिकली पता चल गई ना कि उसकी रैम क्या होगी? ज्यादा। वैसे पहले आपके फोन में क्या थी? ये कमी थी। दूसरे में क्या थी? हाँ, चले आगे। तो पहले बात करते हैं सिंगल फेज में कमियां। सिंगल फेज में कमियां, सिंगल फेज में कमी, में कमी या कमियां। सिंगल फेज में कमियां क्या रही होगी? सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं ऐसे बता देता आप लोगों को। फेज जो होता है ना सिंगल फेज में, फेज कहां लगता है? दाईं ओर। फेज कहां लगता है? दाईं ओर लगता है। आपकी जो प्लेट होती है ना, ये नियम है कि फेज कहां लगना चाहिए? दाईं ओर। और न्यूट्रल कहां हो गया ऑटोमेटिकली? न्यूट्रल कहां चलता है? बाईं ओर। पहली बात तो ये छोटी सी बात है, वैसे ही बता देता हूं। फेज कहां चलता है? प्लेट में दाईं ओर। चलिए आगे। तभी तो आप टेस्टर से चेक करते हो ना, इन दोनों में से, ये जो आपकी प्लेट है इसमें और इसमें से फेज कहां किस तरफ होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्ट इसमें चेक करते हो। चलिए आगे। हालांकि कई मूर्ख लोग होते हैं इसमें जोड़ देते हैं, गलत नहीं है वो भी सिस्टम, आपका काम चला दे, लेकिन नियम बोलता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए? फेज कहां लगाना चाहिए? दाईं ओर लगाना चाहिए। अगला सिंगल फेज। हाँ, सिंगल फेज। डस्टर का मेरा सॉरी, सिंगल फेज में घूमता हुआ, कैसा घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। पहली खास बात यह, उत्पन्न नहीं होता। क्यों? फेज एक ही है ना, तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। पानी पिया, मुंह धोया, कुछ है तो है आलस आ रहा है, रात को लेट सोया था क्या? अच्छा, सिंगल फेज में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। अगला, इसी कारण सिंगल फेज, सिंगल फेज, फेज में सिंगल फेज की मोटरें, सिंगल फेज की सिंगल फेज की मोटरें, मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ
स्टार्ट नहीं होती, नहीं होती। तो सर अपने जो घर में है वो तो सिंगल फेज की है, पानी वाली मोटर है, कूलर है, पंखा है, आपने तो स्विच ऑन करते ही वो तो चालू हो जाता है। कारण क्या होता है, उसके अंदर कैपेसिटर लगता है या उसके अंदर दो वाइंडिंग लगी होती है जो क्या करती है, एक फेज को दो फेज में बांटने का काम करती है। तो आप नॉर्मली अगर देखें तो आपकी जो घर की जो मोटर है वो कितने फेज पे काम कर रही है, दो फेज पे। आता एक फेज, उस एक फेज को कितने बांट दिया, दो फेज होंगे तो क्या होगा, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चलो आगे, अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, इसी कारण से सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि क्या सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, तो नहीं होती, नहीं कर सकते हैं उसको, क्या कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन होती नहीं है। अगला, सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। किसी भी मोटर को, मोस्ट लगा देना इसको, किसी भी मोटर को, किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए कितने फेजों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। कितने फेजों की आवश्यकता होती है, दो फेजों की आवश्यकता होती है। भाई तीन हो तो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम कितनी चाहिए, दो चाहिए। कम से कम फेज कितने चाहिए, दो। अगला, सिंगल फेज मोटरों का पावर फैक्टर कम होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कम। अगला, सिंगल फेज मोटरों में पावर फैक्टर कम है तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंगल फेज मोटरों में पावर फैक्टर, मोटरों में धारा का मान अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अगर धारा ज्यादा है तो क्षतियां बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, क्षतियां। तो सिंगल फेज में क्षतियों का मान ज्यादा होता है, क्षतियां यानी कि हानियां, क्षतियां बोल दो या हानियां अधिक होती है। आगे पढ़ा दूंगा, वैसे अभी थोड़ा बहुत बता देता हूं। होती है क्योंकि कॉपर लॉस होती है ना, सीएल यानी कि कॉपर लॉस बराबर ये होती है I2R के बराबर, I2R। क्षतियां निकाली जाती है। क्षतियां वैसे तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, एक तो ताम्र क्षति है, कॉपर लॉस। एक होती कौन सी, स्थिर क्षति। कौन सी होती है, स्थिर क्षति। एक और क्षति होती है जिसको बोलते हैं कौन सी क्षति, यांत्रिक क्षति। कौन सी, यांत्रिक। क्षतियां तीन प्रकार की, कॉपर क्षति, स्थिर क्षति और यांत्रिक क्षति। स्थिर क्षति को लो क्षति भी बोलते हैं। इसके अंदर दो क्षतियां और आती है, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट। वो आगे पढ़ेंगे, बाद की बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखो, सिंगल फेज घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। होने के लिए कम से कम कितने फेजों की आवश्यकता चाहिए, दो फेजों की। अच्छा, सिंगल फेज मोटर में पावर फैक्टर का मान क्या होता है, कम होता है। अच्छा, सिंगल फेज मोटर में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम, जिससे क्या होता है, क्षतियों का मान बढ़ जाता है। क्षतियां बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगी, दक्षता कम होगी। सिंगल फेज की दक्षता क्या होती है, कम होती है। सिंगल फेज मोटर की दक्षता क्या होती है, कम। अगला, सिंगल फेज मोटरों का टॉर्क पल्स सेटिंग होता है। क्या होता है, पल्स सेटिंग तथा कम होता है। अब सर ये टॉर्क क्या चीज है, टॉर्क एक घुमाव बल है। क्या है, घुमाव बल। किसी मोटर के द्वारा लगाया गया शाफ्ट पर लगाया गया वे बल जो क्या करता है, घुमाव बल, यानी कि आप किसी चीज को घुमाता है। क्या करता है, घुमाता है, वो कहलाता है टॉर्क। क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अब आपके जो पंखा लगा हुआ है, पंखे के साथ में क्या लगी, तीन ताड़े नहीं लगी होती है क्या, तीन ताड़े। इसकी भी साइज एक अलग अलग होती है, जैसे 14 सेंटीमीटर की अलग है, 38 सेंटीमीटर की अलग आती है। उसके आधार पर ये भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये लोड एक तरीके का क्या है, लोड है। इस पे लोड पे एक बल लगता है ना, उसी के कारण तो ये घूमता है। तो किसी मोटर के द्वारा लगाया गया वे बल जो शाफ्ट के तल उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है, शाफ्ट, जो क्या करता है, किसी चीज को घुमाता है। क्या करता है, घुमाता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का बल होता है। क्या होता है, बल होता है। चलूंगे आगे। अच्छा, तो ये हो गया सिंगल फेज मोटर का क्षतियां हानियां होती है, सिंगल फेज की क्षमता कम होती है, सिंगल फेज मोटर का टॉर्क पल्स सेटिंग तथा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ये थी सिंगल फेज में कमियां। अगला, सिंगल फेज में अपन पावर निकालने का फॉर्मूला था। सिंगल फेज में शक्ति निकालने का सूत्र है। सिंगल फेज में शक्ति बराबर VI cos थीटा, VI cos थीटा। सिंगल फेज में शक्ति निकालने का सूत्र क्या होता है, VI cos थीटा। चल लूं क्या आगे। अच्छा, सिंगल फेज में यहां लिख देता हूं छोटा सा। सिंगल फेज में दोनों वाइंडिंगों के मध्य
वाइंडिंगों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। चलूं क्या आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? जो अगर आपका घर का पंखा है सिंगल फेज का, ये वाइंडिंग कितनी है इसमें? दो, दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, सिंगल फेज में पावर निकालने का सूत्र क्या होता है? यही cos थीटा, ये तो पता ही है। V का मान अपने घर में कितना आता है? 230। धारा कितनी आती है? 5 एम्पीयर। cos थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। cos थीटा का मान कितना है? तो cos 90 लिख दिया। क्या लिख दिया? cos 90। छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। बराबर में एक बार लिख देता हूं, 230 इंटू 5 इंटू cos 90। cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। तो अगर 0 किसी से गुणा करो क्या लाएगा? तो ऐसा आपके घर में ऐसा कोई उपकरण है क्या जिसको आप चलाते और बिल ही नहीं आता हूं, पावर कंजप्ट ही नहीं कर रहा हूं? ऐसा है क्या? तो सर ये क्या चीज हुई? कोण भी 90 डिग्री। ये सत्य बात है। क्या है? क्या वाइंडिंग के बीच में कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो सर अपने घर के बिल क्यों आ रहे हैं भाई? पावर तो खपत हो ही नहीं रही भाई। फॉर्मूला तो यही है, पावर खपत नहीं हो, फिर भी अपने घर के बिल क्यों आ रहे हैं? ये पढ़ाऊंगा आपको सेकंड ईयर में, आएगी आपकी मोटर है उसमें भाई कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन दोनों वाइंडिंग में कोण होता अलग अलग है। दोनों को वाइंडिंग के बीच में कोण मिलाकर 90 डिग्री बनता है, हालांकि दोनों के बीच में होता अलग अलग है। जैसे रनिंग वाइंडिंग में कितना होता है या स्टार्टिंग वाइंडिंग में? रनिंग वाइंडिंग में जो होता है ना वो कितना होता है? 70 डिग्री। 70 डिग्री लेग होता है, 70 डिग्री लेग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है 20 डिग्री लीडिंग, क्योंकि कैपेसिटर जुड़ जाता है वहां पे। तो ये दोनों मिला के 90 है, दोनों मिला के ही 90 है, लेकिन दोनों कोण रियल में क्या होता है? अलग अलग। इस कारण से अपने घर के बिल बनते हैं। रियल बात ये आगे की बात है, फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं। किसी को आपको बता पूछने मजा आएगा, आपके साथ वाले में से कोई अगर आईटीआई कर रहा है या फिर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको पूछना कभी कि सिंगल फेज निकालने का सूत्र है cos थीटा, कोण 90 डिग्री होता है, तो पावर 0 कैसे आई? ये किसी को फंसाने के तरीके है। अगर किसी ने डीपली पढ़ा हो तो उसको पता होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना उतारो, फिर आगे चलते हैं। चले, ये थी सिंगल फेज में कमियां। चले दूसरी चीज, अब सबसे पहले पढ़ते हैं थ्री फेज के लाभ। क्या पढ़ते हैं? थ्री फेज के लाभ। सर डबल फेज का क्या हुआ? थोड़ा बाद में करूंगा। थ्री फेज के लाभ, थ्री फेज के लाभ। सबसे पहला लाभ क्या होगा? इसमें सबसे पहले कमी क्या थी? घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। इसमें क्या होगा? हो गए भाई, तीन फेज है ना, तो घूमता हुआ चुंबकीय इस प्रणाली में, इस प्रणाली में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सबसे पहली बात तो ये। इसमें क्या थी? सिंगल फेज की मोटर है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसमें क्या होगी? क्यों? किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने कम से कम कितने फेज की आवश्यकता होती है? ये तो कितने? 3, तो सेल्फ स्टार्ट होगी। और थ्री फेज मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कम, इसका अपेक्षा कर रहे हैं। इसे सिंगल फेज में और थ्री फेज में अंतर देख रहे हैं। थ्री फेज मोटरों का पावर फैक्टर अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अगर पूछे कितना होता है तो 0.8 से 0.9, 0.8 से 0.9। और सिंगल फेज का कितना होता है? 0.8, 0.6 से 0.8। चले आगे, अगला। इस सिंगल फेज में धारा का मान अधिक, सिंगल फेज में धारा का मान अधिक होता है। तो थ्री फेज में क्या होगा? थ्री फेज मोटर में धारा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है या कम होता है? न्यूनतम होता है। अगर धारा का मान न्यूनतम है तो क्षतियां कम होगी। थ्री फेज मोटरों में क्षतियों का मान क्या होता है? क्षतियों का मान या हानियों का मान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अच्छा, और खास बात, सिंगल फेज की दक्षता कम। भाई क्षतियां बढ़ गई थी ना इसमें, तो दक्षता कम हो गई। इसमें क्या होती है? क्षतियां कम तो दक्षता क्या हो गई? ज्यादा। थ्री फेज मोटरों की दक्षता क्या होती है? अधिक। किससे? सिंगल फेज अधिक होती है, सिंगल फेज अधिक होती है। और खास बात, टॉर्क क्या होता है? पल्सेटिंग और तथा कम होता है। इसका क्या होगा? स्मूथ। थ्री फेज मोटरों का, थ्री फेज
मोटरों का टॉर्क स्मूथ तथा अधिक होता है, तथा स्मूथ तथा अधिक होता है। और खास बात, खत्म बात। लेकिन एक चीज और, अब एक छोटी सी चीज पूछता हूं, मोटरों का आकार, सिंगल फेज की मोटर का आकार ज्यादा होता है, थ्री फेज का ज्यादा होता है? बड़ी कौन सी होती है? सुनने में कौन लगता है? सिंगल फेज की मोटर है आपके पास, एक थ्री फेज की मोटर है, आकार किसका बड़ा होगा? भाई सुनने में तो आपको थ्री फेज का लगेगा, लेकिन थ्री फेज का छोटा होता है। कैसे सर? पहले लाइन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। थ्री फेज मोटरों का आकार, थ्री फेज मोटरों का आकार सिंगल फेज मोटरों की अपेक्षा क्या होता है? अब थ्री फेज मोटर का आकार सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा छोटा होता है, छोटा या कम होता है। कैसे सर? आपके पास एक 3 एचपी की मोटर, कितने आप, मैंने कहा आपको 3 एचपी की मोटर लानी, कितने की मोटर लानी? अगर आपके पास सिंगल फेज है, कितनी है? तो सिंगल फेज एक एचपी की लगा हुआ है, ये 1 एचपी की मोटर यहां लगी, दूसरी 1 एचपी की मोटर यहां लगी, और तीसरी क्या लगी? एक यहां लगी। अब जगह जगह इसने यहां से यहां तक दे दी, अगर थ्री फेज की तो एक ही लग जाएगी। अब बताओ आकार किसका छोटा हुआ किसका बड़ा हुआ, है ना? तो याद रखना आकार के आधार पर थ्री फेज की मोटर क्या होती है? सिंगल फेज से कम होती है, सिंगल फेज से कम होती है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगी आगे, उतारो फिर चलते हैं। फिर अब बताता हूं डबल फेज। ये चीजें थी आपकी, थ्री फेज मोटर का क्या होता है? आकार छोटा और सिंगल फेज का बड़ा। ये एक बार मिटा देता हूं, थोड़ी चीजें और बताता हूं आप लोगों को, देखना। अच्छा, सिंगल फेज में कमी थी जो आपने लिखी नहीं थी, बता देता हूं। सिंगल फेज आप क्या ले सकते हो? घरेलू कनेक्शन ले सकते हो, केवल क्या ले सकते हो? इसमें औद्योगिक में थोड़ी जोड़ सकते हो सिंगल फेज को। तो थ्री फेज का एक और लाभ है, क्या है? हाँ, थ्री फेज का प्रयोग LNT लाइट एंड टू ग्रेड, यानी कि घरेलू तथा पावर यानी कि औद्योगिक थ्री फेज का प्रयोग LNT तथा पावर दोनों कनेक्शन के लिए किया जा सकता है, कनेक्शन में किया जाता है। भाई थ्री फेज होगा ना, तो एक फेज और एक न्यूट्रल अपन वहां से उठा लेंगे, अपने घर का भी चल जाएगा और औद्योगिक में भी चल ही जाएगा। अब घरों में भी तो होता है थ्री फेज कनेक्शन, जहां पे बड़ी चीजें लगी थी वहां पे थ्री फेज चला जाता है, और अपने को चांस चाहिए तो एक फेज उठाए, न्यूट्रल उठाए, बीच में से निकाल लेते हैं। चलो समझ है? तो सिंगल फेज से आप केवल क्या कर सकते हो? घरेलू कनेक्शन ले सकते हो, जिसमें फेज और न्यूट्रल दो चलेंगे। इसमें कहां चलता है? फेज न्यूट्रल तो होता ही होता है, साथ में 2 फेज और ज्यादा होता है, तो इसमें घरेलू तथा पावर दोनों में यूज आ जाएगी। LNT का मतलब, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ध्यान रखना। LNT का मतलब लाइट एंड ट्यूबलाइट के कनेक्शन ले सकते हैं। भाई फेज भी तो होता ही होता है, 3 फेज होता है। आगे पढ़ूंगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन, इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। स्टार और डेल्टा में जिसके अंदर क्या कर लेंगे? एक फेज और एक न्यूट्रल निकाल लेंगे साइड में। अगला LNT में पॉइंटों की संख्या अगर पूछे गए क्वेश्चन, नहीं याद रखना, पॉइंट अगर पूछे तो LNT में कितने पॉइंट होते हैं? 10 पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं? जो अपने लगे हुए ना वो पॉइंट। LNT में मात्र क्या कर सकते हो आप? 10 पॉइंट। नियम में कितने पॉइंट होने चाहिए? 10 पॉइंट। और लोड कितना होना चाहिए LNT का? 800 वाट। कितना होना चाहिए? 800 वाट। LNT का लोड कितना होना चाहिए? 800 वाट। अगर आपको पूछे पावर में, किसमें? पावर में, तो पावर में पॉइंटों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? लोड अगर पूछे तो इसमें लोड कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों याद होने चाहिए आप लोगों को। LNT में पॉइंटों की संख्या कितनी होती है? 10। लोड कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। चलूं आगे। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हो? पावर में पॉइंटों की संख्या कितनी होती है? लोड कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? आपके घर में आप हीटर लगाते हो क्या? नॉर्मल प्लेट में जोड़ना जल जाएगा, क्यों? उसका लोड कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पावर प्लग नहीं लाते क्या? उसको अलग से जोड़ते हैं, उसके लिए एक स्विच और एक पॉइंट अलग ही होता है, उसको अलग से जोड़ा, उसमें जोड़ नहीं सकते। कारण क्या था? वो ये नियम है। LNT में पॉइंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10। लोड 800 वाट से ज्यादा चला जाएगा तो जोड़ जाएगा। पॉइंटों में क्या होता है? पावर में पॉइंट कितने? 2। लोड किसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें अगर 3000 से ज्यादा चला जाएगा तो वो भी जल जाएगा।
अब बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशान लग रही है तो पूछ भाई। हाँ पूछ पूछ, पहले पूछो। मीटर में 2 तार आते हैं, सिंगल फेज हो भाई, सिंगल फेज में 2 तार, फेज और न्यूट्रल। हाँ आगे। मीटर से 2 तार आते हैं, फेज और न्यूट्रल, सिंगल फेज से होता है। कहां से? तो उसका मीटर अलग आता है ना बेटा। अपने जो घर में जो मीटर लगता है वो सिंगल फेज की है, अपने जो संस्था के बाहर लगा हुआ ना मीटर, उसमें जाके देखना 3 तार आते हैं, 4 तार आते हैं वैसे तो। कितने तार आएंगे? 4। 3 फेज होगा, 1 न्यूट्रल होगा। अभी जागो ना जब आपकी क्लास छुट्टी हो तब जाके देख लेना। तो वो मीटर अलग होते हैं, सिंगल फेज के मीटर अलग होते हैं, 3 फेज के मीटर। वैद्युतिक मापक नाम का एक चैप्टर आएगा आप लोगों को, जिसके अंदर सारे मीटर पढ़ेंगे, कितने जितने भी मीटर आपने नाम सुना है। मैं यहां तक ये बताऊंगा धारा मापने वाला मीटर क्या कहलाता है, पहले तो ये बताओ आप लोग क्या कहलाता है। एम्पीयर मीटर या मीटर बोलते हैं। अगर आपके पास एमीटर नहीं है, क्या नहीं है, और आपको वोल्टेज वोल्ट मीटर दे दिया, क्या दे दिया? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज। अगर आपको बोलते हैं इस वोल्ट मीटर से आपको धारा मापनी है तो कैसे मापोगे? क्वेश्चन समझ आएगा मेरा? मैं बताना क्या चाह रहा हूं। धारा मापने वाला यंत्र तो है एमीटर। क्या है? बाई चांस आपके पास नहीं है, नहीं तो अब क्या करें? आपके पास वोल्ट मीटर पड़ा है, क्या पड़ा है? और वोल्ट मीटर क्या मापता है आप लोगों का? वोल्टेज मापता है। क्या मापता है? वोल्टेज। अब वोल्ट मीटर से आपको क्या मापनी है? धारा। वोल्ट मीटर से क्या मापनी है? तो कैसे मापेंगे उसको? तो ये भी पढ़ेंगे, ये मीटरों के अंदर आएंगे, जो अगला चैप्टर आपका कराऊंगा वैद्युतिक मापक यंत्र आपका। चले आगे, उतारो फिर चलते हैं। चले, तो ये था सिंगल फेज और 3 फेज में अंतर। अगला 3 फेज में तीनों वाइंडिंग के बीच कोण कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। सिंगल फेज में 90 डिग्री, उसमें 120 डिग्री होगा, कोण होगा। चले आगे, शक्ति निकालनी है तो 3 फेज में अगर खाली 3 फेज शक्ति पूछे वैसे लिखवा दूंगा आगे। 3 VI cos में कितना? सिंगल फेज था तो VI cos भाई, अगर पूछ ले 3 फेज में शक्ति तो 3 VI। फिर पढ़ाऊंगा स्टार डेल्टा में शक्ति। स्टार डेल्टा में अगर निकालनी हो ना शक्ति तो कैसे निकलता है? √3 VI लग जाता है। क्या लग जाता है? और आपको इसी चैप्टर में पता चलेगा कि आपके घर में 230 वोल्ट ही क्यों आती है, 225 या 235 क्यों नहीं आई। एग्जिट मान कैसा है बता देता हूं, इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा। अब पढ़ते हैं डबल फेज। डबल फेज 2 फेजों वाली प्रणाली क्या कहलाती है? डबल फेज प्रणाली। दिखाने की जरूरत है नहीं। उपयोग याद रखना, इसका उपयोग ऊष्मीय कार्यों में, कहां पे? ऊष्मीय कार्यों में किया जाता है, किया जाता है। जैसे विद्युत भट्टी, कहां पे? विद्युत भट्टी में किसका प्रयोग करता है? डबल फेज का। किसका करता है? डबल फेज का। अगला पावर निकालने का सूत्र होगा इसका √2 VI, √2 VI cos थीटा, √2 VI cos थीटा। दोनों वाइंडिंग के बीच अगर कोण पूछे, दोनों वाइंडिंगों के मध्य कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। चलूं आगे। तो ये था 2 फेज, बस इतना ही याद रखना, इसके अंदर ज्यादा कुछ याद बनेगा ना। तो आपको पूछेंगे, इतना पूछेंगे 2 फेज का प्रयोग कहां करता है? विद्युत भट्टी में। कहां करता है? पावर निकालने का सूत्र होता है √2 VI। चलूं आगे, अगला देखो। अब आपको पढ़ना है इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां, 3 फेज से संबंधित शब्दावलियां पढ़नी है आप लोगों को, जिसके अंदर पहला जो आप पढ़ोगे जिसका नाम है फेज वोल्ट था। क्या पढ़ोगे आप? फेज वोल्ट था। नाम सुना है क्या? फेज वोल्ट था किसे कहते हैं? किसी एक फेज तथा एक न्यूट्रल, वैसे न्यूट्रल एक ही होता है। किसी एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज। मैंने कहा सर समझाने कैसे। ये अपना ऊपर जा रहा है वो फेज की लाइन है, किसकी है? फेज। और नीचे जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? न्यूट्रल। क्या जा रहा है? न्यूट्रल। और यहां पे आपने लगा दिया वोल्टेज। क्या लगा दिया? वोल्ट माप। तो किसी एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है? फेज वोल्ट था। किसी एक फेज तथा एक न्यूट्रल। वैसे एक एंड में ज्यादा ट्रिक दे जाऊंगा जिससे आपको प्योरली याद हो जाएगा सारा। अभी के लिए इतना याद रखना, एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्ट था। क्या कहलाती है? फेज वोल्ट था। अच्छा, प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित कैसे करेंगे? वी का मतलब वोल्टेज, पी का मतलब फेज वोल्टेज, या इसको बोलते हैं ईपी। क्या बोलते हैं? ईपी।
फेज वोल्टेज, वोल्टेज को ई से भी दिखाते हैं, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वहां पे ई से भी दिखाते हैं। अगला फिर आपके पास फेज करंट, फेज करंट, फेज करंट क्या होगा, किसी एक फेज, किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच, न्यूट्रल के बीच के मध्य मापी गई करंट, मापी गई करंट क्या कहलाती है, फेज। दोनों में फेज है ना, तो वोल्टेज देखो चाहे करंट देखो, फेज का मतलब क्या होगा, फेज तथा न्यूट्रल के बीच, फेज तथा, अब फेज तथा न्यूट्रल के बीच अगर वोल्टेज माप रहे हो तो फेज वोल्टेज, तथा फेज तथा न्यूट्रल के बीच क्या माप रहे हो, करंट माप रहे हो, तो फेज करंट हो गया। पर्दे से किससे करेंगे इसको, आईपी से करेंगे, और आई को तो और कुछ होता नहीं, किससे पर्दे से करते हैं, आईपी से, फेज करंट चले गया। एक होती है फेज पावर, फेज पावर बता दो अब तो, फेज पावर किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई पावर या शक्ति, मापी गई शक्ति क्या कहलाती है, फेज पावर। पर्दे से किससे करेंगे, पीपी चलेंगे, फेज पावर। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा फेज नाम पढ़ो, फेज वोल्टेज या फेज करंट या फेज पावर। फेज वोल्टेज पूछे तो फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज, करंट पूछे तो फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई करंट, फेज करंट। अगर आपको पावर पूछे तो फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई पावर या शक्ति क्या कहलाती है, फेज पावर। समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, अगर आपको पूछे टोटल पावर क्या, कुल शक्ति, कुल शक्ति याद रखना, तीनों फेजों की कुल शक्ति, कुल शक्ति तो निकलेगी कैसे, पी आर या पीटी लिख दो, पीटी बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा निकलेगी। टोटल पावर कैसे निकलेगी, P1 P2 और P3 तीनों फेज क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। भाई एक की निकाल लो तीनों की तो टोटल पावर निकल गई। इसमें क्या चलूंगे आगे, यहाँ पे 1 की जगह आपको R भी दे सकते हैं, R PR प्लस PY प्लस PB। R Y B फेज कर्म होता है जो आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चले आगे, सुनना 2 मिनट। तो फेज अगर बोले, क्या बोले, खाली फेज, पीछे आप नाम मत देखो, पीछे क्या फेज अगर नाम याद आ गया ना तो फेज तथा न्यूट्रल, फेज तथा के बीच मापी गई वोल्टेज अगर हो तो क्या कहलाएगी, फेज वोल्टेज। फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई करंट क्या कहलाएगी, फेज करंट। अच्छा, फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई पावर, फेज पावर। अच्छा, तीनों को अगर टोटल कर देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 तो टोटल पावर निकल जाएगी। कोई दिक्कत, समझे, परेशानी? उतारो, देखो, समझो, फिर पूछो। चले आगे, ये थी आपकी फेज वोल्टेज, फेज करंट, फेज पावर और टोटल पावर। अब आपको देखनी है लाइन वोल्टता, क्या बोलनी है, लाइन वोल्टेज, वोल्टेज। अच्छा, एक बार मेरे को बता दो फेज वोल्टेज किसको बोलते थे, जहां पे फेज आ जाए तो वहां पे क्या नाम है, याद रखना आपको। एक फेज होता है न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज, फेज वोल्टेज। एक फेज होता है न्यूट्रल के बीच मापी गई करंट, फेज करंट। एक फेज होता है एक न्यूट्रल के बीच मापी गई शक्ति, क्या कहलाएगी, फेज पावर। अब पढ़नी है लाइन, किन्हीं दो फेजों के मध्य, किन्हीं दो फेजों के मध्य, दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज। किन्हीं दो फेजों के मध्य, किन्हीं दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी। और अगर एक फेज और एक न्यूट्रल आता था तो फेज वोल्टेज। अगर एक फेज और साथ में न्यूट्रल जुड़ जाए तो फेज वोल्टेज कहलाएगी। दोनों फेजों के बीच में माप रहे तो लाइन वोल्टेज। पर्दे से किससे करेंगे, V तो V है ही, लाइन का क्या लग जाएगा, L। या किससे करेंगे, E L। आगे गया अगला, फिर क्या है, लाइन धारा, लाइन करंट या धारा, लाइन करंट। किन्हीं दो फेजों के मध्य, फेजों के मध्य मापी गई धारा क्या कहलाएगी, लाइन करंट। हो गया सवाल।
परदेश किससे करेंगे? आई एल से। तो 5 चीजें हो गई ना आप लोगों के पास। अब सुनना, एक ट्रिक बताता हूं, उससे आपको लोगों को याद रखना। पी से पी, पी से पी। एक तो फेज और दो फेज होते, एक होता पी और एन, पी और एन। ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे। इस पी का मतलब तो क्या? फेज। फेज से फेज, फेज से फेज। कोई भी चीज मापी गई, कोई भी चीज मापी गई, वो क्या कहलाएगी? फेज। लाइन कहलाती, क्या कहलाती है? लाइन। दो फेजों के बीच कोई भी चीज आप माप रहे हो, उसको वो क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। जैसे दो फेजों के बीच लाइन मापी गई, वोल्टेज क्या कहलाएगी? लाइन वोल्टेज। दो फेजों के बीच मापी गई करंट क्या कहलाएगी? लाइन करंट। अगर फेज टू, अगर किन्हीं दो फेजों की बात करो, क्या करो? फेज टू फेज मापी गई वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। फेज टू फेज मापी गई करंट, लाइन करंट। अगर आपको बोल दे एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच, एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी? फेज वोल्टेज। एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच मापी गई करंट क्या कहलाएगी? फेज करंट, फेज करंट। एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच मापी गई पावर क्या कहलाएगी? फेज पावर। दोबारा सुन लेना, फेज टू फेज मापी गई कोई भी चीज है, वो क्या कहलाएगी? लाइन लग जाएगी आगे, क्या लग जाएगी? फेज टू फेज अगर चेक कर रहे हो, लाइन टू लाइन चेक कर रहे हो, मतलब फेज लाइन टू लाइन हुआ ना, तो फेज टू फेज चेक करो वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज। फेज टू फेज अगर धारा चेक करो तो लाइन धारा। अगर क्या कर रहे हो, एक फेज होता है एक न्यूट्रल ले रहे हो, एक फेज होता, तो मापी की हर चीज क्या कहलाएगी? फेज। आगे क्या नाम है? फेज। अगर वोल्टेज माप रहे हो तो फेज वोल्टेज, करंट माप रहे हो तो फेज करंट, अगर पावर माप रहे हो तो फेज पावर। यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा क्या? इतना देखो ढंग से फिर चलता है।